अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ बड़ी डेवलपमेंट शेयर करेंगे। आपसे कुछ देर कबल ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जजेस ब्लॉक के अंदर चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर एक अहम मुलाकात हुई है रियाज हनीफ राही एडवोकेट की, और इस मुलाकात के अंदर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा डायरेक्शंस दी गई हैं वकील के अगवा के मामले पर, जो कि नो डाउट एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक आज अहम बैठक हुई है और उस बैठक में क्या कुछ होता रहा है। जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात हैं, जो रंजिशें हैं, जो चपकलिशें हैं, शायद वो अब दम तोड़ रही हैं। दम नहीं भी तोड़ रही तो कम से कम उनमें कुछ कमी जरूर वाक़या हुई है। आज की मीटिंग के बाद मुस्बत चीजें सामने आ रही हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे क्यों कर जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया और जस्टिस इजाजुल हसन ने कैसे आज तमाम मेंबरान को सरप्राइज किया। इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले आते हैं रियाज हनीफ राही की जो अबडक्शन है उसके मामले के ऊपर। आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया किस तरह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब रियाज हनीफ राही पेश हुए और चीफ जस्टिस का जो रवैया था, और उसके बाद उनको नहीं सुना गया और वो निराश होकर वापस आए और उनको चैम्बर में मुलाकात का कहा गया, उसके बारे में हमने आपको बताया था। एक आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। हुआ कुछ यूं कि रियाज हनीफ राही साहब हमेशा ही पिटीशंस तो फाइल करते रहते हैं। अब उन्होंने एक पिटीशन जो आज मुकदमा ज़ेर समाअत था, वो था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्तों का, और उसके साथ क्लब्ड है सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन मैटर्स हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन। अब जो हालिया कानून साजी हुई है इसको सबसे पहले चैलेंज भी रियाज हनीफ राही एडवोकेट ने ही किया था, और ये लाइसेंस शुदा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा रियाज हनीफ राही साहब ने दो मजीद दरख्वास्तें भी गुज़िश्ता चंद रोज के अंदर दायर की। एक जो दरख्वास्त है वो बेसिकली उन्होंने दायर की थी, जो हुकूमत की जानिब से हाल ही में एक कमीशन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम किया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, जिसमें जस्टिस नईम अफगान बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके मेंबर्स हैं, उस कमीशन की जो तश्कील है उसको उन्होंने चैलेंज किया। और मामला जो है वो उसके बाद आप कह सकते हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कमीशन का इजलास हुआ और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। जब मुकर्रर हो गया, और आपको जैसा कि पहले हमने बताया कि रियाज हनीफ राही ही मेन पिटिशनर उसमें थे, उसमें उसके अलावा भी इमरान खान के और दीगर कुछ लोग आए थे इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया और कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो काम रोक दे, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन था इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का उसको भी मुअत्तल कर दिया, तो 27 तारीख को, क्योंकि 26 को अदालत ने ये हुक्म दिया और 27 तारीख को इंक्वायरी कमीशन की जो डेट थी वो पहले से फिक्स थी, उन्होंने कार्रवाई करना थी, इजलास बुलाना था। 27 तारीख को बरोज हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कमरा अदालत नंबर 2 में बैठा। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्मनामा जो 26 तारीख को दिया गया था वो पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कुछ गिले शिकवे किए गए और बिल आखिर उन्होंने कार्रवाई को मौखर कर दिया था हुक्म सानी। बहरहाल रियाज हनीफ राही साहब एक मरतबा फिर जलवा अफरोज हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू किया और अब की बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की, और यह कहा कि उन्होंने जो इजलास बुलाया है अदालती हुक्म के बाद वो गैर कानूनी है, उनको नहीं बुलाना चाहिए था, और उन्होंने अदालती हुक्म अदूली की है, लिहाजा उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए। चीफ जस्टिस ने उनको पहले रोज सुना अनसुना किया, दूसरे रोज फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि देखें किसी भी जज के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इस तरह इनिशिएट नहीं की जा सकती, और उन्होंने गुरेज किया। उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने भी एतराज़ात आयद कर दिए। बहरहाल ये परसिस्टेंट थे, इन्होंने जोर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ये बात है गालिबन 6 तारीख को जब समाअत हुई थी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर, उसी रोज रियाज हनीफ राही साहब को अबडक्ट कर लिया बकौल उनके घर के करीब से, और एक हफ्ते तक उनको एक नामालूम मकाम पर रखा गया। उनकी आंखों पर पट्टी थी, और जिन्होंने उनको अगवा किया बकौल उनके, वो भी उनके चेहरे ढके हुए थे, उन्होंने चेहरों पर पट्टियां बांधी हुई थी, मास्क लगाए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने तशद्दुद का भी बताया
मेंटल टॉर्चर का भी बताया, और ये बताया कि आखिरकार उन्होंने उनके घर के करीब ही 4 बजे के करीब सुबह उनको ड्रॉप किया 2 रोज़ कबल, और उसके बाद वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए और उनका हुलिया बता रहा था कि आज ही वो शायद वापस आए, उनकी शेव बड़ी हुई थी। उन्होंने कमरा अदालत में क्योंकि मामला जो ज़ेर समाअत था वो था सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, जिसमें ये भी पिटिशनर है। इन्होंने कमरा अदालत में अपना मौक़िफ़ बताना चाहा, मगर अदालत ने उस रोज़ उनको वक्त नहीं दिया। आज फिर वो कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उनको रिलक्टेंटली सो वक्त तो दे दिया। उन्होंने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी इस केस से रिलेटेड दिए, और इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ अर्ज करना चाहता हूं, जिसका आपको गुज़िश्ता वीडियो में हम बता चुके हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये आपका ज़ाती मसला है, आप मेरे चैम्बर में आएँ और मुझसे बात करें, यहाँ पर अपनी दरख्वास्त ना पढ़ें, बाकी आपको मालूम है क्या कुछ हुआ। उसके बाद जो रियाज हनीफ राही साहब है वो निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर कमरा अदालत से बाहर आ गए, और इस इंतजार में कि कब वो चैम्बर में जाकर बात करेंगे। इसी दौरान जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी, हमने आपको जिसका अभी बताएंगे, बल्कि इसके बाद रियाज हनीफ राही साहब के वाक़े के बाद आपको बताएंगे जुडिशल कमीशन की मीटिंग में क्या हुआ। जब मीटिंग खत्म हुई, मैं कमरा सुप्रीम कोर्ट से निकलने लगा तो मुझे रियाज हनीफ राही साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ बैठे? उन्होंने कहा कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब मीटिंग खत्म हो तो मैं चैम्बर में जाकर चीफ जस्टिस के हुजूर पेश हो जाऊं और अपनी गुजारिशात करूं। मैंने उनको बताया कि मीटिंग खत्म हो गई है, तो वो उसी वक्त उठे और गए चैम्बर्स की जानिब, जो कि जजेस ब्लॉक में है। और खैर हम वहां से आ गए, और कुछ देर कबल ही हमें मालूम हुआ है कि उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर के अंदर, और मुलाकात काफ़ी पॉजिटिव बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है। ज़राए का यही दावा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रियाज हनीफ राही साहब चैम्बर्स में रहे चीफ जस्टिस के साथ, और वहाँ पर पहले तो जाकर चीफ जस्टिस को उन्होंने अपना तमाम तर केस समझाया। जो दरख्वास्त उन्होंने आज कमरा अदालत में दी वो दरख्वास्त भी साथ ले गए, और पहले तो चीफ जस्टिस ने इनकी दरख्वास्त का जायज़ा लिया, और उसके बाद फिर इनके ज़बानी भी सुना कि असल माजरा क्या है और क्या हुआ, क्या कुछ होता रहा, और जो उस दरख्वास्त में भी शामिल नहीं था। चीफ जस्टिस को रियाज हनीफ राही ने उसके बारे में तफसील से आगाह किया, जिसके बाद ज़रा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने अब जो ह्यूमन राइट्स सेल है सुप्रीम कोर्ट का, इंसानी हकूक सेल, उसके ज़रिए IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है इनके अगवा से मुतालिक, जो कि एक मुस्बत पेशरफ ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ आज कमरा अदालत में हुआ उसके बाद मायूसी के बादल छाए हुए नजर आ रहे थे। मगर अब बिलाखिर एक तो चीफ जस्टिस की जानिब से रियाज हनीफ राही को मुलाकात के लिए वक्त देना, और उसके बाद न सिर्फ वक्त देना, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर भी दे देना, ये एक अच्छी बात है। और हमें आप कह सकते हैं कि पुरुमीद ही होना चाहिए। रियाज हनीफ राही से भी हमने जब राब्ता किया, उनसे बात करना चाही, तो उन्होंने भी यही कहा कि चीफ जस्टिस ने उनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा तफसील से और तहम्मुल से सुना, और उनको तसल्ली भी और दलासा भी दिया, जो कमरा अदालत में भी दिया। मगर यहाँ पर उन्होंने अब जो एक ऑर्डर पास किया है, बेशक अभी वो वर्बल ही है, लेकिन उन्होंने HR सेल को ये कह दिया है कि वो रिपोर्ट मंगवाएं IG से, और उसके बाद जो इनकी सिक्योरिटी का मामला है, रियाज हनीफ राही को जो सिक्योरिटी फ्राहम करने के हवाले से उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है, चीफ जस्टिस ने उसकी भी हिदायत की है, और उम्मीद है कि इनको जल्द सिक्योरिटी भी फ्राहम कर दी जाएगी IG इस्लामाबाद की जानिब से। इसमें अब जो ये मामला है रियाज हनीफ राही के अबडक्शन का या अगवा का, इसको अब ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द रिपोर्ट आने के बाद चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में भी समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। और अगर ये एक दफ़ा मामला ओपन कोर्ट में आ गया तो रियाज हनीफ राही को इंसाफ मिलता, हमें तो कम से कम नज़र आ रहा है। टू सम एक्सटेंट इंसाफ क्या है? इंसाफ बुनियादी तौर पर यही है पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स जिसको गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया और उसके ऊपर जो मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया, उसके हवाले से जो लोग हैं उनकी निशानदही हो सके, और उसके बाद जो रियाज हनीफ राही हैं इनको सिक्योरिटी या इनको प्रोटेक्शन फ्राहम की जाए। और अगर अदालत ओपन कोर्ट में इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं भी करती और सिर्फ HR सेल के जरिए ही इस मामले को प्रोसीड करती है, तब भी ये कोई आप कह सकते हैं घाटे का सौदा रियाज हनीफ राही साहब के लिए नहीं होगा, अगर वो भी फ्रूटफुल साबित हो जाए। बहरहाल उम्मीद है अच्छे की, इंशाअल्लाह रियाज हनीफ राही साहब को इंसाफ मिलेगा। हम उनसे लाख इख्तिलाफ कर लें, मगर एक बात तो तय है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। एक दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। जस्टिस मुसरत हलाली
ان کو اب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ آج جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، 9 شرکاء تھے اس کمیشن کے، اور 9 کے 9 شرکاء نے آج جسٹس مسرت ہلالی کے نام پر اتفاق رائے کیا ہے۔ ان کا نام اب باقاعدہ طور پر ان کی سفارش کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے، اور معاملہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھیج دیا گیا ہے، جو کہ جلد ہی اس کو فائنلائز کر کے معاملہ صدر کو بھیجے گی، اور اس کے بعد وزارت قانون اس پر نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بڑی خوشگوار موڈ میں ہوئی ہے۔ جس طرح کی خبریں کچھ حالیہ میٹنگز کے بعد ہمارے تک پہنچی ہیں، جو ججز کے درمیان اختلافات اور کچھ سخت جملوں کے تبادلے ہوتے آئے ہیں، آج کی اس میٹنگ میں ایسی ہمیں کم از کم کوئی بات نظر نہیں آئی، نہ سننے میں آئی ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ آن دا کنٹریری جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی جب اجلاس کے آغاز میں جسٹس مسرت ہلالی کے نام پر رضامندی ظاہر کی تو تمام لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرپرائزڈ ہوئے، اور ان کو بھی مسرت ہوئی جسٹس مسرت ہلالی کے نام کو جب جسٹس اعجاز الاحسن نے آپ کہہ سکتے ہیں اوکے کیا۔ اور ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جسٹس روح الامین جو ریٹائرڈ ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ ایک اور ہے کیسر رشید، ان کے بھی قوائف جو ہیں وہ بھیجے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو، اور وہ بھی زیر بحث ایک موقع پر آئے، مگر اصرار یہی کیا گیا کیونکہ اب یہ جسٹس مسرت ہلالی 1 ماہ سے تقریباً 1.5 ماہ سے چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اور ان کو ہی یہاں پر لانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ وہ دونوں حضرات جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اگر ہم نے ریٹائرڈ ججز کو ہی لانا ہے تو اس سے بہتر ہے ہم وکلاء کو کنسیڈر کر لیں، لہٰذا ان کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا، مگر جسٹس مسرت ہلالی کے نام پر تمام ججز تمام شرکاء نے اتفاق کیا، اور میٹنگ کے اختتام پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اب شکریہ کیوں ادا کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تقریباً 2 سے 3 ہفتے قبل یا شاید 1 ماہ قبل ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس سمیت تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران کو، اور اس خط میں انہوں نے 2 ججز کے نام تجویز کیے تھے۔ ایک تھیں جسٹس مسرت ہلالی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور دوسرے تھے جسٹس احمد علی شیخ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینئرٹی کے حوالے سے یہ 2 ججز ہی اب ایلیویٹ ہونے چاہیے، تاہم اگر ان کے اوپر کوئی تحفظات ہوں تو ان کے بعد جو سینئر ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، وزیر قانون ہوں، اٹارنی جنرل ہوں، یا پاکستان بار کونسل، ان سب کی رائے ہمیشہ ہوتی ہے کہ سینئرٹی کے اصول پر عمل درآمد ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ سینئرٹی بے شک ایک سیٹل لا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشن ہے، مگر ہمیں ساتھ ساتھ قابلیت بھی دیکھنا ہوگی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس پروپوزل کو جب اپنا پروپوزل بنا کر جسٹس مسرت ہلالی کا نام پروپوز کر دیا، اور اس کے بعد تمام شرکاء نے متفقہ طور پر ان کے نام پر اتفاق کیا اور سفارش کر دی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب میٹنگ ختم ہو گئی اور سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آئی تھینک جسٹس عمر عطا بندیال، اور بنیادی طور پر جو شکریہ ہے وہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے میری تجویز کردہ ایک جج کو یہاں پر پروپوز کیا، اور اس کے بعد اب فائنلی وہ آ رہی ہیں، اور یہ ایک پازیٹیو نیوز اس وجہ سے سمجھی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس سے قبل ایک خاتون جج ہیں جسٹس عائشہ ملک، جو کہ جسٹس گلزار احمد کے دور میں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئی تھیں لاہور سے، جن کا تعلق ہے، اور اب یہ دوسری خاتون جج ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ ایک چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا سے یہ آئی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ بڑی ہی انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھنے والی جج ہیں۔ ایک تو یہ چیف جسٹس رہ کر آ رہی ہیں، تو آبویسلی جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور ایک اتھارٹیٹیو ٹون تو ان کی ہوتی ہی ہے، تو اس لحاظ سے اب کچھ لوگ اندازے لگا رہے ہیں کہ ان کا ٹلٹ کس جانب ہوگا۔ بظاہر نظر یہی آ رہا ہے جو انڈیپینڈنٹ ایک ججز کا گروپ ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ پر مشتمل ہے، یہ شاید اس گروپ میں زیادہ فٹ ان کریں گی، کیونکہ یہ بھی کسی کے زیر اثر آ کر فیصلے نہیں کرتی یا گروپ بندیوں میں اس طرح نہیں پڑتی۔ دوسری جانب جو ایک لائک مائنڈڈ تاثر ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے، اس طرف شاید ان کا رجحان نہ ہو، مگر ابھی یہ اندازے لگانا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی
جب آبویسلی سپریم کورٹ میں آئیں گی اور ججمنٹس پاس کریں گی، آبزرویشنز دیں گی، تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں کھڑی ہیں۔ بہرحال دھڑا کوئی بھی ہو، جج کو جو ایک آبجیکٹیوٹی ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔